अरे रीड करना था. Negotiation or transfer of negotiable instruments. One of the essential characteristics of negotiable instrument is that it is freely transferable from one person to another. The rights in a negotiable instrument can be transferred from one person to another by negotiation. Obviously वो right किसके लिए रहेगा? सेलर के लिए. समझा ना? क्योंकि सेलर के लिए वो इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा? असेट का काम करेगा. तो सेलर इसको नेगोशिएट कर सकता, मतलब ट्रांसफर कर सकता है. आगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द एनआई एक्ट, व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड to any person with a view to constitute the person holder thereof, the instrument is deemed to have been negotiated. When a negotiable instrument is transferred to any person with a view to constitute that person holder thereof, the instrument is deemed to have been negotiated. तो तुमने वो पढ़ा ना कल कि अपन ड्रॉई के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज निकालता ड्रॉवर, और एक्सेप्टेंस के बाद ड्रॉवर बन जाता होल्डर, और जब वो एंडोर्स करता तो वो थर्ड पार्टी बन जाती होल्डर इन. समझ में आया क्या? वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही ड्रॉवर का इंटेंशन हो जाता कि वो इंस्ट्रूमेंट उसको किसी और को ट्रांसफर करना है, मतलब किसी और को होल्डर बनाना है इंस्ट्रूमेंट का, तब वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएटेड माना जाएगा. दैट इज इन शॉर्ट ट्रांसफर की बात करें, वो एंडोर्समेंट की बात करें. याद है? एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर. एंडोर्सर और एंडोर्सी, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी. दस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोगा के लिए, ओनरशिप वाली चीज. इसके लिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ लो. ओनरशिप, ओनरशिप मतलब सारे राइट्स रहते हैं उसके पास में. जो भी उस चीज का या इंस्ट्रूमेंट का ओनर है, वो उस इंस्ट्रूमेंट का कुछ भी कर सकता है. समझा? तो उसके राइट्स पे कोई लिमिटेशंस नहीं है. ओनरशिप का अधिकार सबसे बड़ा रहता है. आगे, negotiable instruments may be negotiated either by delivery when these are payable to bearer, or by endorsement and delivery when these are payable to order. याद है? अपन ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर वो एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, तो इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए आपको एंडोर्समेंट लिखना भी पड़ेगा और डिलीवर भी करना पड़ेगा. वही अगर वो इंस्ट्रूमेंट बेरर है, मतलब जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ नहीं, तो उसके लिए बस आपको डिलीवरी करना जरूरी है. मेयर डिलीवरी, वो इसके लिए उसको मेयर डिलीवरी बोलते हैं. मेयर का मतलब होता है सिर्फ डिलीवर कर देने से ही इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर्ड माना जाएगा. आया समझ? तो मोड्स ऑफ नेगोशिएशन. modes of negotiation in case where promissory note, bill of exchange और check payable to bearer. bearer का मतलब जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ नहीं है. अपन सीधा से यही कंसिडर कर रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट को ब्लैंक. तो बाय डिलीवरी, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव. एक्चुअल डिलीवरी मतलब फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंट मूव कर रहा है. समझ गया? और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है बनावटी डिलीवरी है, एक्चुअली डिलीवर नहीं हो रहा है, मगर अल्टीमेटली पोजेशन उस व्यक्ति के पास आ जाता है. समझ आ गया? अल्टीमेट पोजेशन आएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के लिए आप एग्जांपल ये लिख सकते हो कि भाई इंस्ट्रूमेंट ने मान लो कभी मूव नहीं किया अपनी जगह से, लेकिन उसका ओनर बदल गया. समझ रहा है? इंस्ट्रूमेंट वही का वही है, बस उसका ओनर बदल गया. तो जैसी ओनर बदल जाता, वैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएटेड माना जाएगा. इसको बोलते कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. दिखावे की डिलीवरी है, एक्चुअली डिलीवर हो नहीं रहा. जैसे अपन कोई चीज निकाल करके किसको दे रहे फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, तो इसको अपन बोल देंगे एक्चुअल डिलीवरी. समझा क्या? बकायदा वो चीज या इंस्ट्रूमेंट मूव हो रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव में वो चीज कभी मूव नहीं हो रही, बस उसका ओनर बदल जा रहा है या तो पजेसर बदल जा रहा है. आया समझ? तुमको 3 टाइप की डिलीवरीज पढ़नी है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ना है तुम. एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. इसमें अभी 2 ही का ही जिक्र है, और अपन ने पढ़ा है क्या डिलीवरी के बारे में पहले भी? कहीं पर आया क्या? नहीं, तुमने बेलमेंट नहीं किया ना अभी. बेलमेंट में बाकी है, तो बेलमेंट में भी आता है. बेलमेंट में भी ये 2 डिलीवरीज आती है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव. सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 3 डिलीवरीज बताई जाएंगी, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव. बहुत सिंपल है उसका भी मतलब. जैसे अब ये जो मेरे को आया ये प्रोडक्ट ऐसे ही आया था पैक होके पूरा प्रॉपर. समझ में आया? अब सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब होता इस चीज का कोई पार्ट अगर मैंने किसी को डिलीवर कर दिया, पार्ट ऑफ द थिंग, तो ऐसा माना जाएगा कि डिलीवरी पूरे की हो चुकी है. आएगा समझ?
सिंबॉलिक, जैसे गाड़ी की चाबी, अब आप गाड़ी उठाकर तो नहीं देंगे किसी को, तो आप क्या देंगे, सीधा चाबी, तो चाबी इज अ सिंबॉलिक ऑफ व्हाट, ऑफ कार और टू व्हीलर वॉट एवर इट इज, समझ में आए, तो उसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब बकायदा पूरे गुड्स आपने हैंड टू हैंड डिलीवर किए, हो गया एक्चुअल डिलीवरी। और कंस्ट्रक्टिव में मैंने क्या बोला, गुड्स वही के वही पड़े हैं, बस उसका ओनर बदल गया। अच्छा, आया क्या समझ में? ये 3 टाइप की डिलीवरीज है। मोड्स ऑफ नेगोशिएशन, इन केस वेयर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू ऑर्डर मतलब वहां पर क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट पे नाम लिखा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं अपन इन फुल इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलते हैं? तो एंडोर्समेंट और डिलीवरी से ट्रांसफर होता है। मैंने कल एंडोर्समेंट समझाया था, बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में अपने को चेंज करना होता है ट्रांसफरर के कॉलम में और ट्रांसफरी के कॉलम में, याद है? एंडोर्सर के कॉलम में नाम लिखा जाता और एंडोर्सर उसको एंडोर्स जिसको भी करना चाहे उसको कर सकता है, तो जब वो लिखेगा तब बोलेंगे एंडोर्समेंट, और जब वो हैंड टू हैंड डिलीवर करेगा तो उसको बोलेंगे डिलीवरी। समझ में आया? तो तुमको बस इतना ही याद रखना है कि बेरर में सिर्फ डिलीवर करना है, बेरर इंस्ट्रूमेंट में, और रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बोले तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में आपको लिखना भी पड़ेगा एंडोर्समेंट का केस, कि मैं अपने नाम से किसी भी फलाना व्यक्ति को जिसको भी मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ उसका नाम भी लिखना पड़ेगा, बोले तो एंडोर्सर और एंडोर्सी दोनों का नाम मेंशन किया जाएगा, फिर वो इंस्ट्रूमेंट को बकायदा एंडोर्सर एंडोर्सी के हाथ में डिलीवर करेगा, तो उसमें दोनों इंपॉर्टेंस है। समझ में आया? आगे, the promissory note, bill of exchange or check payable to bearer is negotiable by delivery thereof. A promissory note, bill of exchange or check payable to order is negotiable by the holder, negotiable by the holder. तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को किसी ने प्रॉमिसरी नोट दिया है, तो मेरे पास है, तो मैं बन गया उसका अगेन होल्डर, क्या बना? वही बिल ऑफ एक्सचेंज भी मैंने अगर किसी पे निकाला होता तो भी मेरे को ही वापस रिसीव होता, वो साइन होके एक्सेप्ट होके, तो वापस से कौन होल्डर बनता? मैं ही होल्डर बनता। फिर मैं इसको फर्दर किसी को अगर नेगोशिएट करना चाहता हूं तो मुझे इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पर एंडोर्समेंट के केसेस लिखने पड़ेंगे। समझ में आया? मतलब मुझे अपना नाम लिख करके भी साइन करना है एंडोर्सर वाले कॉलम में, और एंडोर्सी वाले कॉलम में जिसको भी अपन ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम, और वो सिग्नेचर करेगा। समझ गया? तो दिस विल बी कॉल्ड एज इन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, इन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ब्लैंक नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना, ब्लैंक हमेशा बेरर रहता। क्लियर है? हाँ, मगर कुछ याद दिला दूं तो अपन ने ये पढ़ा है कि इन फुल को भी आप ब्लैंक में कन्वर्ट कर सकते हो और इन ब्लैंक को भी आप फुल में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया क्या? पक्का? आगे, तो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर इज नेगोशिएबल बाय होल्डर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयरऑफ। ध्यान से पढ़ना। एग्जांपल, X drew a check of rupees 50,000 payable to Y and delivered it to him. क्या बोला है? डिलीवरी दे दी। Y endorsed the check in the favor of Z but kept it in his table drawer. समझ में आएगा? Y ने एंडोर्समेंट का केस लिखा, मतलब Y ने ट्रांसफर करना चाहा चेक को, किसको? Z को, लेकिन एंडोर्समेंट लिख करके उसने क्या कर दिया? अपने ही ड्रॉवर में रख दिया। तो डिलीवरी हुई क्या? इंडोर्समेंट हुआ है मगर डिलीवरी नहीं हुई, तो क्या इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएटेड माना जाएगा? मतलब ट्रांसफर्ड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। समझ में आया? आगे, तो सब्सिक्वेंटली वाई डाइड एंड चेक वाज फाउंड बाय जेड। मैंने बोला था ऐसा एक एग्जांपल आएगा जहां पर वो नेगोशिएशन लिख करके ड्रॉवर में रख देगा और वो व्यक्ति टपक जाएगा। समझ रहा? अब थोड़ा स्लो पढ़ते हैं इस एग्जाम्पल को, बट ध्यान से पढ़ना, इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, कंफ्यूजन भी दूर हो जाते हैं इसमें। तो देखो सुनो, एक्स ने चेक इशू किया किसके फेवर में? वाई के। वाई को चेक मिला, एक्स ने उसको बाकायदा डिलीवर किया। क्या वाई के पास में उस इंस्ट्रूमेंट की वैलिड ओनरशिप है? यस, वैलिड ओनरशिप है। क्यों? टाइटल डिफेक्टिव नहीं है, जो ओनर है उसी ने इंस्ट्रूमेंट दिया है, तो बिल्कुल वैलिड टाइटल मिला था किसको? वाई को। वाई ने क्या किया? इंस्ट्रूमेंट को के ऊपर जेड को एंडोर्स किया, ऐसा लिख दिया। समझा? मतलब इंस्ट्रूमेंट फर्दर नेगोशिएट हो गया किसको? जेड को। लेकिन उसने इंस्ट्रूमेंट पर एंडोर्समेंट का केस लिख करके कहाँ रख दिया? अपने ड्रॉवर में। समझा? और ड्रॉवर में रखने के बाद कुछ दिन बाद, कुछ वक्त बाद वाई जो है वो मर गया। समझा? अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया? सब्सिक्वेंटली वाई डाइड, ये यहां तक पढ़ा अपन ने। एंड चेक वाज फाउंड बाय जेड, किसको मिला वो चेक? जेड को, इन वाइज टेबल ड्रॉवर। क्या जेड का उसके ऊपर अधिकार है? क्यों नहीं है?
उसको डिलीवरी नहीं हुई थी, और वो किसने नहीं दी थी? वाई ने अपने जिंदा रहते वॉलंटरीली उसको डिलीवर नहीं किया। समझ में आया? आगे, so in this case Z does not become the holder of the check as the negotiation was not completed by delivery of the check to him. आया समझ में? negotiation was not complete. क्लियर है? क्योंकि चेक था पहली चीज, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है दूसरी चीज। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करने के लिए दो बातें जरूरी है, एंडोर्समेंट भी और डिलीवरी भी। यहां पर सिर्फ कितना हो गया था? एंडोर्समेंट। डिलीवरी होना इस वजह से, भले ही वो इंस्ट्रूमेंट जेड के नाम पर ही है और जेड को ही मिला, मगर फिर भी वो उसका टाइटल डोनर माना नहीं जाएगा, क्योंकि वाई ने अपने लाइफ टाइम में कभी जेड को वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर नहीं किया या उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं दिया। अगर वाई वहां सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भी दे देता, वाई अगर कॉल कर देता, जैसे ड्रॉअर में रखा और वाई कॉल कर देता जेड को, भाई तेरा चेक बनाकर रखा है, तू जब भी फ्री रहेगा तो आके लेकर चले जाना, इतना भी अगर वो बोल देता, किसको? जेड को। एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है? तो फिर जेड को ओनरशिप ट्रांसफर्ड मानी जाती, क्योंकि कम्युनिकेट हो चुका है। अगर अपने इसमें यहाँ पर ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है कम्युनिकेशन वाली कि वाई ने कॉल करके बताया या कुछ ऐसा, डायरेक्ट क्या बोला है? वाई ने एंडोर्समेंट का केस लिख के ड्रॉवर में रख दिया और उसके बाद में वाई मर गया। तो जेड को कभी इस चीज के बारे में वाई ने इन्फॉर्म, एक्नॉलेज, आया समझ में? आगे क्लियर है ना? एग्जाम्पल आई एम पे टिक कर लो, और वो अच्छा एग्जाम्पल है, तब उसमें काफी डाउट ही क्लियर हो जाता। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58। देखो, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी इज अंडर सेक्शन 47, बट दे आर टेलिंग कि कुछ 58 की प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए, इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मीन्स, जैसे मैंने कल बताया था, चोरी से प्राप्त किया गया इंस्ट्रूमेंट अनलॉफुल है ना, अनलॉफुल मीन्स, और फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल कंसिडरेशन इलीगल चीजों के लिए, है ना, ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, ऐसा कुछ, उसके लिए अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है तो इंस्ट्रूमेंट इलीगल इंस्ट्रूमेंट है, अनलॉफुल इंस्ट्रूमेंट ही है। तो या तो मुझे चोरी से प्राप्त हुआ है, मतलब मैंने किसी के पास से वो इंस्ट्रूमेंट चुराया है, या तो फिर मैंने वो इंस्ट्रूमेंट इलीगल कंसिडरेशन के तौर पर लिया है, मतलब मैंने किसी को कुछ इलीगल सप्लाई किया था, उसके बदले में मेरे को इंस्ट्रूमेंट मिला, तो वो इंस्ट्रूमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है, वो क्लियरली इंस्ट्रूमेंट अनलॉफुल कहलाएगा बोथ द केसेस में। समझ गया? मतलब उसका वर्ड है इनिशियो बोल सकते हैं अपन। क्लियर है क्या? एक एग्जाम्पल अपन ने कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में पढ़ा था, मेरे को रिकॉल हो रहा थोड़ा सा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में एक एग्जाम्पल था कि एक नेफ्यू रहता, उसके पास में घोड़े रहते, फिर उसके अंकल से वो मिलता, तो एक घोड़ा जो है वो उसको बेचने का रहता, मतलब उसको के हॉर्सेस सेल करने रहते, क्या अंकल आते, अंकल बोलते यार ये वाला घोड़ा मेरे लिए रखना, बरोबर है? नेफ्यू क्या करता? नेफ्यू अंकल को कुछ नहीं रिप्लाई देता, नेफ्यू अपने सर्वेंट को बोलता कि ऑक्शन में बाकी घोड़े बेच देंगे अपन, ये वाला घोड़ा अंकल के लिए रहने देंगे। तो नेफ्यू ने कम्युनिकेट किसको किया? सर्वेंट को। आया समझ में? तो नेफ्यू ने कभी कम्युनिकेट किसको नहीं किया? अंकल को। समझा क्या? कुछ कारण से मान लेते, अब थोड़ा केस में आगे बढ़ा था कि नेफ्यू टपक गया, समझा? तो नेफ्यू ने इंफॉर्मेशन सिर्फ सर्वेंट को दी थी, और नेफ्यू और सर्वेंट प्रिंसिपल और एजेंट है। जैसे ही नेफ्यू मर जाएगा वैसे ही सर्वेंट के सारे पावर्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो अब सर्वेंट भी बाद में अंकल को वो हॉर्स डिलीवर नहीं कर सकता, ना अंकल आकर के क्लेम कर सकते। समझ में आया क्या? क्योंकि नेफ्यू के लाइफ टाइम में उसने कभी ये हॉर्स अंकल को कम्युनिकेट नहीं किया। जब एग्जाम्पल था वो, अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए पढ़ा था, और मेरे ख्याल तक वो एक्सेप्टेंस के लिए पढ़ा था अपन, एक्सेप्टेंस के रूल्स में। ठीक है? तो नेगोशिएशन बाय डिलीवरी सेक्शन 47 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58। वैसे अपना पिछला सेक्शन क्या था? कोई सेक्शन नहीं था, वैसे नीचे लिखा हुआ था सिर्फ 14। ठीक है?
और इसके पहले सिर्फ एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन 17 था। ये 58 तुमको बाद में पढ़ने मिलेगा, बट तुमको समझ जाएगा, 58 पढ़े बिना भी तुमको ये केस समझ जाएगा, मतलब सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मीन्स और फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन, ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 58 में, ये समझा। A promissory note, a bill of exchange or a check payable to bearer is negotiable by delivery thereof. ये स्टेटमेंट किसने बोला? सेक्शन 47 ने। और वो क्या बोल रहे थे? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58। मतलब अगर सेक्शन 58 अप्लाई हुआ तो फिर नेगोशिएशन बाय डिलीवरी मानी नहीं जाएंगी। आया क्या कुछ समझ में? दोनों सेक्शन का मिक्सचर है वो। देखो मैं समझाता। 47 बोलता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट को आपको ट्रांसफर करना है तो आपको उसको बस डिलीवर करना है, अगर आपके पास एक बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो। ये तो समझ गया। ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट है मतलब इंस्ट्रूमेंट पे नाम लिखा हुआ नहीं है, तो जब इंस्ट्रूमेंट पे नाम लिखा हुआ नहीं है और मुझे वो किसी को देना है तो आई कैन जस्ट गिव इट टू दैट पर्सन और वो डिलीवर्ड माना जाएगा और नेगोशिएट हो जाएगा। ऐसा कौन बोल रहा है? सेक्शन 47। बट सेक्शन 47 इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि सेक्शन 58 में जो इंस्ट्रूमेंट मिलता है वो अनलॉफुल मींस से मिलता है या तो फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए मिल रहा है। समझा क्या? तो अगर तुम्हारे केस में अनलॉफुल मींस से इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हुआ है या अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हुआ है तो सेक्शन 58 अप्लाई होगा, सेक्शन 47 अप्लाई नहीं होगा। अब समझ में आया? मतलब वहां पर आप इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करके भी नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेसिक्स ही उसके गलत है। बेसिक क्या है? अनलॉफुल मींस, अनलॉफुल कंसिडरेशन। समझा? कंसिडरेशन का मतलब बोल, वो बोले वेरी गुड, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को, याद है? तो अपन ने कुछ डिलीवर किया लेकिन जो इलीगल था, समझा? स्मगलिंग कोई भी चीज, और बदले में अपने को साइन करके मिल रही है एक प्रॉमिसरी नोट, तो वो प्रॉमिसरी नोट भी क्या रहेगी? इलीगल ही रहेगी। समझ में आया? तो उसको भी आप डिलीवरी से नेगोशिएट नहीं कर सकते क्योंकि उसके बेसिक्स ही गलत है। मतलब इट इज फंडामेंटली वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, वो इस इंस्ट्रूमेंट का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अब समझा ये? पक्का सबको समझा? पक्का? हाँ, लेकिन अगर सेक्शन 58 अप्लाई ना हो रहा हो तो फिर सेक्शन 47 अप्लाई होगा। मतलब आप उसको डिलीवर करके भी इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट कर सकते हैं। आया आप समझ पूरा? पक्का? आगे एक्सेप्शन, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक delivered on condition that it is not to take effect except in a certain event is not negotiable unless such event happens। मतलब ये हो गया है यहाँ पर कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी समझती ना, कि किसी चीज का होना डिपेंड करता है किसी चीज के होने या ना होने पर। तो हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा इवेंट के होने या इवेंट के ना होने पर। याद आया कुछ? बरोबर है? बस ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट दिख रहा है तुमको यहाँ पर, तो ध्यान से वापस से, कि मैंने ब्रैकेट स्किप की। अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक डिलीवर्ड ऑन कंडीशन, तो पहली चीज तो वो क्या है? कंडीशनल है। क्या है? हाँ, मैं कुछ चीजें और बताऊंगा लेकिन अभी पहले सिर्फ इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट के हिसाब से लो, क्योंकि मेरे को भी मालूम है बेसिक्स ही गलत हो जा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि अपन ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमेशा क्या पढ़ा है? अनकंडीशनल। तो पहली बेसिक्स ही यहाँ पर पूरे वो चैलेंज कर रहा, तो पहले पढ़ लेते, समझ लेते, फिर उसका एप्लीकेशन देखते। दैट इट इज नॉट टू टेक इफेक्ट एक्सेप्ट इन अ सर्टेन इवेंट इज नॉट नेगोशिएबल। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट में ही तब आएगा जब कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा। आया समझ या नहीं? इसका मेरे पास में एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक फादर है जो अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ वेल्थ जमा करके रख रहा है, 5, 10, 15 लाख जो भी है, ठीक है। और उसने कहा अपनी बेटी को कि देख भाई, ये रकम जब तू शादी करेंगी तभी मिलेंगी। आया क्या समझ में? तो इंस्ट्रूमेंट पर कंडीशन लिखी हुई है कि इंस्ट्रूमेंट लिख करके दे दिया फादर ने, किसको? बेटी को, भाई रख ले तेरे पास में, कि मैंने तेरे लिए ये रकम जमा करके रखी है तो तेरे पास में इंस्ट्रूमेंट रख ले, चेक रख ले मेरे से या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट रख ले। और उस पर क्या लिखा हुआ है? ये इंस्ट्रूमेंट का एग्जीक्यूशन या ये इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट में बोले तो वैलिडिटी कब पकड़ेगा ये इंस्ट्रूमेंट?
कब वैलिड बनेगा ये इंस्ट्रूमेंट? जब तेरी शादी हो जाएगी तो ही तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर पाएंगी। आया समझ में अभी कुछ? पक्का? तो कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट है, तो जब तक क्या बेटी की शादी नहीं होती तब तक के इंस्ट्रूमेंट का कोई वैलिडिटी। तो वो अगर इंस्ट्रूमेंट तुमने किसी को नेगोशिएट करने की कोशिश भी की तो वो होगा नेगोशिएट या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी तक के वो इफेक्ट में आया ही नहीं। लेकिन अगर मान लो बेटी ने शादी कर ली और उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट अपने बेटे को उसने दे दिया कि भाई देख, तेरे नाना ने मेरे लिए इतनी रकम जमा की थी और अब वो रकम मैं तेरे को ट्रांसफर कर रही हूँ, तो क्या वो वैलिड है या नहीं? वैलिड है कि नहीं है? अब क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो गई थी और इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट में आ गया था, बरोबर है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट वैलिडेट हो गया था, और जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट वैलिडेट हो गया तो वो इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट में आ गया और इस वजह से वो नेगोशिएट भी हो पाएगा। आया समझ में? पक्का? अब जो भी मैंने सिचुएशन तुमको दी उसमें मेरे को बताओ क्या अनलॉफुल है, क्या इलीगल है? कुछ समझ में आया क्या तुमको? कुछ इलीगल कुछ अनलॉफुल समझ आया क्या उसमें? जो सिचुएशन मैंने एग्जांपल दिया जो मैरिज वाला, कुछ है उसमें अनलॉफुल, इलीगल है क्या? यस और नो? अरे शादी करना गलत है क्या? है ना? हाँ, तो एक चीज वो, और शादी के बाद उसको बच्चा हुआ ये गलत है क्या? नहीं ना? हाँ, उसके पप्पा ने उसकी शादी के लिए पैसे जमा करके रखे, ये भी गलत है क्या? तो मेरे को बताओ ना, कहाँ कोई गलती है? नहीं है, तो ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट ही था ना वैसे भी। समझा? हाँ, ये जरूर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के कुछ प्रोविजंस तोड़ रहा है, जैसे क्या कंडीशन, क्योंकि अनकंडीशनल होना चाहिए वैसे, मगर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस के लिए लिखा जाता है। काय के लिए? मतलब ये अनकंडीशनल किसके तरफ से होना चाहिए था अपने सिचुएशन में? फादर की तरफ से, तो वो तो था ही अनकंडीशनल, कि अनकंडीशनल नहीं था? फादर की तरफ से कंडीशनल था, फादर की तरफ से भी, कि शादी करेंगी तो ये इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट में आएगा। तो एक रूल टूटा किसका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, कि वो कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट हो गया जबकि वो होना चाहिए। तुमने पढ़ा है डियर ये सब, है ना? उसके बाद में दूसरा रूल क्या तोड़ा उसने? फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट शुड बी फॉर कंसिडरेशन। सोशल पर्पस के लिए या ग्रेशियस पर्पस के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। ये हो गया दूसरी कंडीशन तोड़ा। तीसरी और क्या दिख रही उसने, और क्या तोड़ा? जल्दी, तीसरा रूल क्या तोड़ा? और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि किसी इवेंट या कंटिंजेंसी पे कोई इंस्ट्रूमेंट डिपेंड नहीं करना चाहिए। याद है क्या तुमको ये पॉइंट? ये कल पढ़ा था अपन ने, बता देता रुक। एग्जैक्टली किधर है वो? हाँ, ये इस पॉइंट में तुमने पढ़ा था, पे लिखा हुआ है, therefore instruments payable on performance or non-performance of a particular event or on the happening or a non-happening of an event are not promissory। क्या क्या? तो लेकिन ये कंडीशन किसके लिए है? प्रॉमिसरी नोट के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक कंडीशनल हो सकता, मतलब कंटिंजेंट हो सकता, क्योंकि ये इवेंट वाली चीज काय के लिए बोली थी? सिर्फ प्रॉमिसरी नोट के। समझा ना? और अपन उधर ओवरऑल पढ़ रहे। आ रहा है तुम्हारे समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा? देखो, हमारे लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। तो ये जो कंडीशन थी ये किसके लिए थी? प्रॉमिसरी नोट के लिए। हाँ, तो अगर ये सिर्फ प्रॉमिसरी नोट की बात कर रहे होते तो अपन इस चीज को यहीं खत्म कर देते, इस एक्सेप्शन को एक्सेप्ट नहीं करते थे। आ रहा क्या समझ में? लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, प्रॉमिसरी नोट भी ले लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज भी ले लिया और चेक को भी ले लिया। समझ रहा? तो फिर अब इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज द प्रॉमिसरी नोट इज टेकिंग कलर फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक।
तो ऐसा कंसिडर किया जाएगा। समझाता हूं मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अभी तुमने पढ़ा कि इवेंट के होने या ना होने पर निर्भर नहीं कर सकता किसका पेमेंट या किसका नेगोशिएशन, प्रॉमिसरी, बरोबर ये पढ़ा। इसका एक और मतलब है कि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन, ऐसा मतलब निकाल सकते हैं अपन, समझा। अब इधर उन्होंने क्या किया, लेकिन तीनों के लिए बोल दिया, तीनों यूज किए ना, प्रॉमिसरी नोट भी, बिल ऑफ एक्सचेंज भी और चेक भी। तो इस सिचुएशन में तुमको इन दोनों के मतलब के हिसाब से ये चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। तो प्रॉमिसरी नोट का वो वाला जो पॉइंट है वो यहाँ कंसिडर नहीं होगा, इवेंट वाला, समझा। तो यहां पर अपन ऐसा बोल रहे हैं कि प्रॉमिसरी नोट कैन ऑल्सो बी मेड डिपेंडिंग ऑन सर्टन इवेंट। आया क्या समझ, सिर्फ इस जगह पर, समझा। सेपरेटली लिखा होता तो अपना आंसर क्या होता, नो, कि ऐसी प्रॉमिसरी नोट आप बना नहीं सकते जो किसी इवेंट के होने या ना होने पर निर्भर करती है। आया क्या समझ में कि नहीं समझा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उन चीजों को एक्सेप्ट करता है दैट आर सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन का मतलब होगी ही, डेफिनेटली होगी, ऐसी चीजों पे निर्भर करता है तो चलेगा। याद आया तुमको, एक डेथ का एग्जाम्पल भी पढ़ा था अपन ने कि डेथ सबकी सर्टन है। तो अगर डेथ सबकी सर्टन है तो अगर डेथ के बेसिस पे किसी का इंस्ट्रूमेंट निकाला गया है तो वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। याद आया कल एग्जाम्पल्स में अपन ने पढ़ा था, पक्का याद आया। फिर बस वैसी ही कुछ एक्सेप्शन वाली सिचुएशन वो वहां से खींच रहे, ठीक है। आगे बढ़ते, तो पूरा एक साथ अब ध्यान देना। A promissory note, bill of exchange or check delivered on condition that it is not to take effect except in a certain event is not negotiable except in the hands of a holder for value without notice of the condition। मतलब जिसको उस कंडीशन के बारे में कोई कुछ पता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को इनोसेंट बायर बुलाया जाता है। क्या बोलते हैं, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से बता रहा हूं, ध्यान से सुन, ठीक है। देखो मेरे पास में अगर किसी चीज का वैलिड ओनरशिप है या नहीं भी है तो अपने को दूसरा साइड कंसिडर करना है, कौन सा वाला, नहीं भी है वाला। तो मान लो मेरे पास में कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका फिलहाल मेरे पास में वैलिड ओनरशिप नहीं है, जैसे वो अपन मैरिज वाला केस ले लेते कि उसके पप्पा ने क्या बोला था उसको कि भाई तेरी शादी हो जाएगी तो ये इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट में आएगा, लेकिन उसके पप्पा ने उसको इंस्ट्रूमेंट तो देके रखा था कि नहीं, देके रखा था। उसने क्या करी, वो इंस्ट्रूमेंट किसी और को दे दी, XYZ किसी को भी। अब जिस किसी को भी वो इंस्ट्रूमेंट मिला है उसको उस कंडीशन का कोई नॉलेज, अब आया समझ में कि वो एक्सेप्शन में क्या लिख रहे हैं ब्रैकेट में, आया समझ, उसको उसका बिल्कुल भी नॉलेज। और ऐसे व्यक्ति को जिसको नॉलेज नहीं है कंडीशन के बारे में अपन उसको क्या बोलते हैं, इनोसेंट। क्या बोलते हैं, मासूम है बेचारा, उसको नहीं पता है कंडीशन के बारे में, उसने बिलीव कर लिया उस लड़की पर जिसकी शादी होने पर डिपेंड कर रहा है सब कुछ, उस पर बिलीव कर लिया, यकीन कर लिया और उसने उससे ले लिया वो इंस्ट्रूमेंट। तो इसकी कोई गलती है क्या, जिसने लिया उसकी कोई गलती नहीं है। और उसने वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट किया फॉर वैल्यू। फॉर वैल्यू का मतलब होता उसको उस लड़की से कोई ट्रांजैक्शन के पैसे लेने बाकी होंगे। मान लो उसने इस लड़की को कॉस्मेटिक बेचा होगा तो उस लड़की से पैसे लेने बाकी थे, और उसके बदले में वो लड़की ने क्या किया, वो मैरिज वाला जो इंस्ट्रूमेंट था वो ट्रांसफर कर दिया किसको, उस सेलर को, समझा। तो उसने वो इंस्ट्रूमेंट इनोसेंटली कर लिया एक्सेप्ट। तो अभी ये होल्डर के पास में क्या इस इंस्ट्रूमेंट का टाइटल है, तो उसका आंसर है यस। समझ रहा कि नहीं समझ रहा, पक्का। देखो एक ही पैराग्राफ में दो दो बातें बता रहे हो, बहुत मिक्स है, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट ना पढ़ूं, ये जो अपन ने अभी ब्रैकेट पढ़ा ये अगर अपन स्किप कर देते, उसका सिंपल मतलब क्या हो जाता कि जो फादर है उसने इंस्ट्रूमेंट तो दे दिया लेकिन कंडीशन डाल के दिया कि तू ये इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूशन में कब ला सकती, सिर्फ तेरी शादी होने के बाद। तो जो रकम है उस इंस्ट्रूमेंट की वो तुझे कब मिलेंगी, शादी होने के बाद। आया समझ में। तो जब तक क्या बेटी की शादी नहीं होती तब तक के वो इंस्ट्रूमेंट का कोई इफेक्ट, समझ में आया। अगर मैं वो ब्रैकेट रीड नहीं करूं तो, लेकिन अगर मैं उसको ब्रैकेट के साथ पढ़ता हूं और वो बेटी ने किसी से कॉस्मेटिक्स खरीदे थे महंगे, ठीक है, तो इसको उससे पैसे लेने थे, उस व्यक्ति को, सेलर को बेटी से पैसे लेने बाकी है, बरोबर है। और बेटी ने क्या किया, वही जो उसके पप्पा वाला इंस्ट्रूमेंट है मैरिज वाला
वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट कर दिया किसको? उस सेलर को। सेलर को कंडीशन के बारे में कोई नॉलेज, कंडीशन के बारे में इंस्ट्रूमेंट पे भी कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। आया समझ अभी? तो क्या उस सेलर को उस इंस्ट्रूमेंट का वैलिड टाइटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उधर लिखा है यस मिलेगा, ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में। अब आया क्या समझ? पक्का? और ये रूल बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि एक रूल है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है नेमो दैट क्वेड नॉन हैबिट। उसके एक्सेप्शन है। नेमो दैट क्वेड नॉन हैबिट का मतलब होता नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। जो चीज मेरी नहीं है उसको मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, ऐसा बोलता नेमो दैट क्वेड नॉन हैबिट। समझ में आया? लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अगर रियल ओनर से वो चीज प्राप्त हुई है तो कहीं ना कहीं मुझे रियल ओनर से उसके अधिकार भी प्राप्त हुए हैं। और अगर अब मैं ये चीज किसी और को दे रहा हूं और वो इनोसेंट खरीदार है उस चीज, तो उसको उस चीज की वैलिड ओनरशिप मिलेगी। आया समझ में कि नहीं आया? लास्ट एग्जांपल है, जैसे ब्रोकर्स रहते, कमीशन एजेंट्स रहते। जैसे मान लो मैं करतिया हूं, मतलब जिसका अनाज का बिजनेस है, ठीक है? तो मेरे डीलर्स है, मतलब मेरे को सप्लाई मिलता सारे दाल मिल वालों से, ठीक है? वहां से मेरे को सारा सप्लाई आ रहा, दाल मिल जो भी बेसन मिल जो भी होंगी उनसे मेरे को आ रहा सप्लाई, बरोबर? अब क्या होता, ट्रांजैक्शंस कैसे होते? मेरे को मर्केंटाइल एजेंट बुलाते वैसे लॉ की भाषा में। तो ट्रांजैक्शंस कैसे होते कि शुरुआत में तो ये लोग बिल बना लेते आपस में, जब नया नया ट्रांजैक्शन रहता, क्योंकि ना मेरे को उस पर विश्वास है ना उसको मेरे पे, इसके लिए बिल बनाते। लेकिन जैसे जैसे ये ट्रांजैक्शन सर्कुलेशन में आता तो ये कस्टमर ही बन जाता वहां पर कि ये लोग बिना बिल के डील करना चालू कर देते। समझा? तो ऑब्वियसली दाल मिल वाला दाल पॉलिश वॉलिश करके मेरे पास में अगर डिलीवर कर रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है कि मैं ये दाल आगे मार्केट में बेचूं, बरोबर है? लेकिन इस दाल का मेरे को अभी उससे बिल रिसीव हुआ क्या? बिल नहीं मिला तो ओनरशिप नहीं मिली। लेकिन मेरे को ओरली उससे अधिकार मिला कि नहीं मिला? काय का अधिकार मिला? फर्दर सेल। और जो मेरे से फर्दर खरीद रहा है वो एक इनोसेंट बायर है, वो ये समझ के चल रहा कि इसको अधिकार है बेचने का, बेचारा खरीद ले रहा। समझा क्या? तो क्या उस थर्ड पार्टी को वैलिड टाइटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आंसर इज यस। समझा क्या? इसको बोलते हैं सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। कंसेप्ट है पूरा। बस उसी कंसेप्ट को यहाँ पर अगर जोड़ दे तो ये इन्होंने जो बोला एकदम सही बोला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।